हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हमारी दो वीडियोस आ चुकी हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप वो वीडियो गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ NISM सीरीज 8 विच इज़ इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन प्रोग्रामर। एंड इस चैप्टर में आज हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। और ये चैप्टर जो है फ्रेंड मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। एक पहला पार्ट जो है ये वाला है जो आप देख रहे हो, एंड देन इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, पे ऑफ फॉर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये कवर करूंगा फर्स्ट पार्ट में। एंड जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा, उसमें मैं कवर करूंगा प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट and uses of futures and contract and its application by speculators, hedgers and arbitrators. So friends, आइए चलिए शुरू करते हैं अपना, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले ना हम ये समझते हैं कि फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हमें क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर समझने में हमें काफ़ी कम समय लगेगा। तो फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये मैंने बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स में भी एक्सप्लेन किया था। अभी दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक से। देखो, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन एंड एट अ प्रेजेंट डेट टू डिलीवर और टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन फ्यूचर। मतलब इसमें दो पार्टी होनी चाहिए, हमारा सर्टेन एक्ट होना चाहिए या फिर कुछ डिलीवरी देनी हो चाहिए, मतलब एक प्रॉपर अंडरलाइंग एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकेंड, आज के टाइम पे ही हमने प्राइस फिक्स कर लिया, डेट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी या परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट ये फिक्स कर लिया। ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये प्री रिक्विजिट्स हैं और इसके बेसिस पे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या हो सकता है जो कि हम देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज हमें गोल्ड बाई करना है। तो हम क्या किए, हम एक ज्वेलर्स के यहाँ गए एंड उससे हमने बोला कि भैया हमें गोल्ड बाई करना है। उसने बोला ठीक है, अभी गोल्ड का रेट चल रहा है आपका 30,000 रुपीज़, आप 30,000 रुपीज़ दो और ये लो, गोल्ड जितना लेना है आप ले लो उसके हिसाब से। ठीक है, ये जो अगर ट्रांजेक्शन मैंने उसी टाइम पे कर लिया, मतलब मैंने उसको 30,000 रुपये दिए और उससे मैंने अपना गोल्ड बाय कर लिया। ठीक है, 10 ग्राम गोल्ड मैंने उससे ले लिया। ये क्या हुआ, ये हो गई स्पॉट ट्रांजेक्शंस। लेकिन मैंने उससे बोला कि भैया देखो, हमें गोल्ड अभी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें गोल्ड चाहिए 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद सपोज कोई फंक्शन है या फिर किसी को गिफ्ट करना है, हमें 6 महीने बाद चाहिए गोल्ड। तो देखो, गोल्ड का प्राइस क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो ज्वेलर ने क्या बोला कि देखो भैया अभी 30,000 चल रहा है, अगर आपको 6 महीने बाद चाहिए तो मेरा कॉस्ट टू कैरी एंड ऑल ये सब चीज़ें लगेंगी। एक काम करो, आप गोल्ड का प्राइस जो है 30,500, 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मैं कर लेता हूँ, इस प्राइस में बुक कर देता हूँ आपका, कि आपको 10 ग्राम गोल्ड 6 महीने बाद की जो आप स्पेसिफिक डेट बताओगे उस डेट को आप मेरे से आके ले लोगे। मैंने बोला ठीक है, डन। इस केस में क्या हुआ, स्पॉट में मतलब ऑन द स्पॉट मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ना मैंने उसे कैश दिया ना उसने मुझे गोल्ड दिया। हुआ क्या, हमने जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल डिस्कशन के बेसिस पे हम बस एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 6 मंथ बाद की डेट का है। मतलब परफॉर्मेंस जो होनी है वो कब होनी है, 6 महीने बाद के डेट की होनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम आज के डेट में कोई काम नहीं किया, हमने बस एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश में मतलब ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स में एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसमें एग्जांपल्स के माध्यम से इसने आपको समझाया है, आप गो थ्रू कर सकते हो। जो मैंने एग्जांपल दिया है उसी से मिलता जुलता है, सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, अब इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फॉरवर्ड्स। ठीक है, फॉरवर्ड्स के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में, क्या लिखा है इन्होंने। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं एंड ज्वेलर जो था उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऑल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ अंडरलाइन, मुझे गोल्ड चाहिए,
स्पेसिफाइड है। मुझे 22 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड चाहिए, ये भी मुझे स्पेसिफाई करना होगा। डिलीवरी का टर्म्स क्या होगा, ठीक है, मुझे मतलब किस फॉर्म में चाहिए, मुझे कॉइन में चाहिए या फिर मुझे किसी अदर फॉर्म में चाहिए, किसी ज्वेलरी के फॉर्म में चाहिए, जो भी चीज़ें फिक्स कर लिया हमने। कब कर लिया? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, मेजर लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड्स। अब ये तो आपने देखा कि फॉरवर्ड्स होता क्या है, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब इसमें देखो लिमिटेशंस क्या क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस क्या है? लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का क्या मतलब है कि सपोज मान लो मैंने 6 महीने बाद के डेट का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था। अब 6 महीने बाद हो सकता हो गोल्ड की डिमांड जो है वो मार्केट से खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो सकती है? कुछ वॉर हो जाए, या फिर रिसेशन आ जाए, या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, या फिर जो भी हो, वट एवर इट इज, वट एवर रीजन इट मे बी, कुछ भी रीजन की वजह से जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है उसकी डिमांड खत्म हो जाए मार्केट में, जिस टाइम पे मुझे डिलीवरी लेनी है या फिर मुझे डिलीवरी देनी है, जो भी चीजें हैं। क्योंकि देखो फॉरवर्ड्स में कई बार क्या होता है कि हम ऐसी चीज में भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं जो कि हमें आगे किसी और को देनी थी, उसके बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। या फिर हम ऐसी चीज में भी कॉन्ट्रैक्ट के एंट्री करते हैं जो कि हमारे पास है नहीं, अभी हमें उसकी डिलीवरी करनी है, मतलब फ्यूचर में हमें भी कहीं से प्रोक्योर करना है, और हम आज के टाइम में हमें लग रहा था कि हम प्रॉफिट में रहेंगे, हम एंटर कर गए, लेकिन जब फ्यूचर में उस टाइम पे गए तो हमें दिखा कि यार ये तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा उस प्राइस में जिस प्राइस में मुझे देना है सामने वाले को, वो काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो लिक्विडिटी रिस्क हो गई। या फिर जो बंदे से मुझे लेना था वो बंदा जो है वो मना कर दिया उसने कि नहीं अब तो डिमांड नहीं, हमने बनाना छोड़ दिया ये सामान, या फिर हमने ये पर्टिकुलर इस टाइप की सर्विस देना बंद कर दिया है। तो इससे क्या अराइज हो जाएगा फ्रेंड्स? लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाएगा कि उस टाइम पे लिक्विडिटी है नहीं मार्केट में, क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क है इसमें काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स? काउंटर पार्टी रिस्क होता है परफॉर्म द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि सपोज मुझे किसी को आज के टाइम में मैंने एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में कि 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं उसको पोटैटो सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं उसे 1000 केजी पोटैटो एक पर्टिकुलर डेट को फ्यूचर में 100 रुपए पर केजी के हिसाब से सप्लाई कर दूंगा। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद जब वो डेट आई तो उस टाइम पे मार्केट में रेट चल रहा है 120 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो मेरे मन में क्या आएगा कि यार मैं अगर उसी बंदे को दूंगा तो 200 रुपए पर केजी के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, 100 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, जबकि मुझे पर केजी 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो मैं अगर बेचने जाऊं तो 120 रुपए पर किलो बिकेगा। ठीक है, तो मेरे मन में क्या आएगा कि नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, या फिर जो भी करके मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, मना कर देता हूँ उसको। ठीक है, दिस कैन हैपन वाइस वर्सा, मतलब बायर के केस में भी हो सकता हो कि सपोज मान लो उस डेट को जिस बंदे को वो 1000 केजी आलू 100 रुपीज पर केजी मिलने थे, उसने देखा कि मार्केट में से तो मुझे 80 रुपए का ही मिल रहा है, और मैंने जिस बंदे के साथ एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट वो तो मुझे 100 रुपए पर केजी में देगा। ठीक है, तो उसके मन में क्या आ गया कि काम करता हूँ, मैं मना कर देता हूँ, मैं लूंगा ही नहीं डिलीवरी उसे, मैं कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ, फालतू में मेरे को 20 रुपीज पर केजी का लॉस एक्स्ट्रा पैसे में क्यों दूँ उसको, जब मुझे मार्केट से वही अच्छी क्वालिटी का वही सेम पोटैटो मिल रहा है मुझे 80 रुपए पर केजी में। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई फ्रेंड्स? काउंटर पार्टी रिस्क। मतलब कोई भी एक पार्टी है जो भी एक दूसरे की काउंटर होती है, ऑब्वियसली वो बायर है सेलर जो भी है, तो कोई भी एक पार्टी है ना वो डिफॉल्ट कर गई, उसने जो है उसके मन में ये आ गया कि नहीं हम नहीं देंगे या हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे। ये होता है फ्रेंड्स काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो मैंने आई थिंक फॉरवर्ड्स के बारे में आपको क्लैरिटी दे दी है कि फॉरवर्ड्स होते क्या हैं एंड उसमें किस तरीके के रिस्क होते हैं। अब देखो फ्यूचर्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड्स के में क्या आपने देखा कि दो पार्टी आई एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठी, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए, एंड देन वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया एट फॉर अ फ्यूचर डेट। ठीक है, जो भी कंसिडरेशन था आज के टाइम पे उन्होंने फिक्स कर लिया, टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी था कॉन्ट्रैक्ट का सब आज के टाइम पे फिक्स हो गया। फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स इनोवेटिव है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है फॉरवर्ड्स का। मतलब फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसको हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया। ठीक है, इम्प्रोवाइज किस टर्म में किया
कि इसमें क्या होगा कि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेलर मेड नहीं होंगे। फॉरवर्ड्स में टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, हम अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल टर्म्स कंडीशन के हिसाब से बनाते थे। टेलर मेड नहीं होंगे, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और बायर एंड सेलर ऐसे किसी ऑफलाइन प्लेस में नहीं मिलेंगे, एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा। उस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज क्या प्रोवाइड करेगा, बायर एंड सेलर्स को लेकर के आएगा। सेलर्स के लिए बायर होंगे, बायर्स के लिए सेलर होंगे, एंड देन उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होगी, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वहां पर काउंटर पार्टी रिस्क भी नहीं होगा, बिकॉज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होती है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे क्या होता है, डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीजें हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। Futures market exchange decides all the contract terms of the contract other than price. Accordingly, futures contract have following features: contract between two parties through exchange, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि नेशनलाइज एक्सचेंज होते हैं, एंड कहीं से भी कोई भी बायर एंड सेलर, जैसे ऐसा नहीं कि एक मार्केट के ही बायर सेलर इन्वॉल्व होंगे। आपका गुजरात में बैठा हुआ बंदा किसी साउथ में बैठे हुए किसी और बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कोई साउथ का बंदा जो ट्रेडिंग करता है वो नॉर्थ के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है थ्रू एक्सचेंज, नेशनलाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, नेशनलाइज एक्सचेंज होता है तो बायर्स एंड सेलर्स नेशनल लेवल पे होते हैं, मार्केट बड़ा होता है, तो प्राइस डिस्कवरी किस बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिस्कवरी हो जाता है। एंड प्राइस डिस्कवरी क्यों जरूरी है, ये मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप प्लीज चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखोगे, उसमें मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट है मार्जिन्स आर पेबल बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, मार्जिन्स पेबल बाय बोथ द पार्टीज। मार्जिन्स क्या होते हैं इसके बारे में भी इसमें आगे हम पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मार्जिन का मतलब क्या होता है, पैसा। जैसे हम फॉरवर्ड्स में एंटर कर रहे थे तो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क हो रहा था। काउंटर पार्टी रिस्क क्यों हो रहा था, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही थी प्रॉपर। अगर हम आज के टाइम पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म एक्सचेंज के थ्रू एंटर करते हैं तो एक्सचेंज क्या इंश्योर करता है कि कल को डिफॉल्ट ना हो। डिफॉल्ट कैसे नहीं होगा, अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट रखेंगे, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रखेंगे, या फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है डेली का प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से वो हम लेते रहेंगे, और जिसका हो रहा है उसको हम देते भी रहेंगे। जैसे प्रॉफिट अगर हो रहा है, 2 बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, एक को प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली दूसरे को लॉस हो रहा होगा, तो जो लॉस वाला है उससे लॉस का अमाउंट रिकवर करके जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको देते रहेंगे। ये सब चीजें इंश्योर करती है एक्सचेंज के थ्रू अगर हम जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी डिसाइडेड टुडे, मतलब स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले से ही स्टैंडर्डाइज होता है। इसमें कोई बाद में जाकर के टेलर मेड या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कोई भी इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है एक्सचेंज पे, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। आपको उसमें ट्रेड करना हो तो आप करो, बायर एंड सेलर जो भी अगर मिल रहे हैं तो उसमें वो ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिसाइडेड टुडे। स्टैंडर्डाइज है मतलब कि हमने बता दिया कि एक्सचेंज के में अगर निफ्टी में काम करना है तो कितने का लॉट होगा, हमने आज के टाइम में फिक्स करके रखा है एक्सचेंज ने कि इतने की ही लॉट होगी निफ्टी की। या फिर अगर हम कमोडिटी में जाएं तो गोल्ड का कितने का होगा, कितने केजी का वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ फिक्स है, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। आपको एंटर करना है तो करो, उसी हिसाब से बायर सेलर आपस में ट्रेडिंग एंड बाइंग सेलिंग जो भी होता है करते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती हैं फ्यूचर्स के केस में। एक ये इसमें काफी अच्छा इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट दिया हुआ है बुक में गाइस। निफ्टी फ्यूचर्स एज ऑन मार्च 7, 2018। ठीक है, इसमें इन्होंने एक निफ्टी का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि इस तरीके से कोटेड था, और इसके बेसिस पे हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स, आपको याद होगा अभी मैंने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में कि हम जब गोल्ड खरीदने गए थे दुकान पे, ठीक है, तो हमने बोला भैया मुझे गोल्ड खरीदना है। ज्वेलर ने क्या बोला कि 30,000 रेट चल रहा है, ये दो 30,000 रुपए दो, ये लो 10 ग्राम गोल्ड। ऑन द स्पॉट मतलब स्पॉट, अगर मुझे आज ही लेना है, स्पॉट प्राइस आज ही लेना है, तुरंत लेना है, ऑन द स्पॉट लेना है, तो किस रेट पे वो चीज मिलेगी मुझे, या फिर कितने रुपए में मैं वो बेच सकता हूं अगर मैं सेलर हूं तो। दिस प्राइस विल बी कॉल्ड स्पॉट प्राइस। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है फ्यूचर्स प्राइस। फ्यूचर्स प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे
स्पॉट प्राइस पे तो हमारा आज के टाइम पे हो गया, जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डेट में ट्रेड हो रहा है, दैट प्राइस इज कॉल्ड फ्यूचर प्राइस। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में बात करें, निफ्टी होती है एक स्पॉट एंड एक होता है निफ्टी फ्यूचर्स मतलब फ्यूचर में भी फॉर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली, ठीक है। एक फ्यूचर की डेट का कॉन्ट्रैक्ट मतलब निफ्टी स्पॉट अगर चल रही है 10,000, तो हो सकता हो निफ्टी 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो 10,200, ठीक है। मतलब वो मान के चल रहे हो कि 200 रुपए अगले महीने जो है एक्सपायरी तक बढ़ जाएगा। ये चीजें होती हैं। जैसे मान के चलो फ्यूचर्स में अलग अलग शेयर्स के भी फ्यूचर्स होते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब कमोडिटीज के भी फ्यूचर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर्स प्राइस। मतलब स्पॉट प्राइस तो हो गया ऑन द स्पॉट, अगर मुझे बाई करना है ऑन द स्पॉट, मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है या बाइंग या सेलिंग करनी है किसी कमोडिटी की या शेयर्स की, तो वो तो हो गया स्पॉट प्राइस। लेकिन मुझे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, मतलब जो भी स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर की डेट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें अगर हमें काम करना है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर्स प्राइस। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल देखो मैंने आपको बताया अभी, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होता है पीरियड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आज के टाइम में स्पॉट में जो प्राइस चल रहा है तो उसका हमें फ्यूचर साइकिल मतलब कितने महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। मतलब हमें अगर गोल्ड बाई करना है तो उसका कितने नियर मंथ, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, कितने आने वाले कितने मंथ का, मतलब एक प्रॉपर ट्रेडिंग साइकिल के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, ये इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका है एक्सपायरेशन डे। एक्सपायरेशन डे क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सपायरेशन डे का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायरी हो रही है। जनरली क्या होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अगर वो हॉलीडे है तो उसके एक दिन पहले हो जाता है, अदरवाइज लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी हो जाता है। मतलब अगर निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सपोज वो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आज अगर स्पॉट में 10,000 है एंड 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का है, तो वो अगले महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपको क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस है तो लॉस क्रेडिट हो जाएगा, जो भी है आपका, ठीक है। सॉरी, लॉस क्रेडिट नहीं, मतलब लॉस तो आपके अकाउंट से चला जाएगा। ये होता है फ्रेंड्स एक्सपायरेशन डेट। इसके बारे में जो ट्रेडिंग करते होंगे उनको काफी अच्छे से पता होगा कि क्या मतलब होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स टिक साइज। टिक साइज तो क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस का मूवमेंट होगा ना, एक्सचेंज चूंकि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो वो क्या करता है, एक टिक साइज फिक्स कर देता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस बैंड के हिसाब से प्राइस मूव या डाउन जो भी होगा, बढ़ना होगा बढ़ेगा, घटना होगा तो घटेगा। तो जैसे मान के चलो एक्सचेंज ने बोले कि 10 पैसा हमारा टिक साइज होगा। मतलब अगर निफ्टी 10,000 है तो 10,000 के बाद 10 पैसा ऊपर नीचे, फिर उसके नेक्स्ट 10 पैसा ऊपर नीचे, ये उसके भाव से कोट हो सकता है ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट साइज का क्या मतलब होता है, लॉट साइज हमने फिक्स कर दी है। जैसे मैंने बताया स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो एक्सचेंज क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज उन्होंने फिक्स कर दिया कि एक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उनका क्राइटेरिया है 50 आएंगे, मतलब 50 यूनिट्स ऑफ वो रहेंगे, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे एक लॉट में, ठीक है। प्लस वैल्यू कैसे निकलेगी, एक निफ्टी इंटू 50, ये टोटल हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी। मतलब उस एक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंडिविजुअल निफ्टी का प्राइस कितना है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट जितने हैं उसके उस पर्टिकुलर लॉट में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेसिस। देखो स्पॉट प्राइस आपको क्लियर हो गया, फ्यूचर प्राइस आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस होता है ऑब्वियसली, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता हो, ऊपर हो या उससे नीचे हो, जो भी चीजें हो, ठीक है। तो अगर स्पॉट प्राइस मतलब ऊपर रहता है तो उसको मतलब जो डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस, ठीक है। अब बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। अगर देखो स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस के बीच का डिफरेंस बेसिस होता है, फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। मतलब निफ्टी अगर 10,000 है एंड फ्यूचर इज 10,200, तो बेसिस क्या होगा, 10,000 माइनस 10,200 विच इज नेगेटिव, ठीक है, -200। अब अगर निफ्टी 10,000 है एंड निफ्टी का जो फ्यूचर का प्राइस वो कितना है 9,800, तो बेसिस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्पॉट माइनस फ्यूचर, स्पॉट प्राइस लेस फ्यूचर प्राइस इज कॉल्ड बेसिस। अब देखो बेसिस का यूज कैसे करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसका नियर मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है, तो हम बेसिस
एक पॉइंट अगर कैलकुलेट कर लें तो हमारे को कैलकुलेशन ईजी होगा। मतलब अभी इस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस जो है नेगेटिव चल रहा है, इसका पॉजिटिव चल रहा है, उसके हिसाब से हमें आगे प्रेडिक्ट करने में ईजी होता है सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, देखो क्या चीज है ये। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बेसिस के बारे में। कुछ और भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डिटेल डाली हुई है। और देखो फ्रेंड्स, जो भी कॉन्सेप्ट है ना, छोटे छोटे आपको जो भी डाउट आ रहा होगा, तो मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ उसको अपने मन में रखना मत, उनको क्लियर करते रहना। और आप मुझे कमेंट्स में भी डाल सकते हो कोई डाउट हो आपको, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी आप मेल करोगे तो आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई उसका कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसका। एक मिनट, एक मिनट, we were here, okay, on the basis, and the next point is cost of carry। देखो, कॉस्ट ऑफ कैरी का क्या मतलब है? फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर्स प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी का क्या मतलब है? किसी एक चीज को हमने आज के टाइम पे बाई करने के लिए सपोज कुछ अमाउंट बोरो किया एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, हमने उसको बाई कर लिया, अब हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं। सपोज 3 महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने के तक के लिए हमने होल्ड करके रखा। ठीक है, तो वो 3 महीने तक हमारे उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट गया वो उसमें लेस क्या करेंगे अगर इन बिटवीन हमें उस चीज से कुछ बेनिफिट हुआ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट लाइक इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट यूज्ड फॉर कैरिंग द अंडरलाइंग एसेट्स, जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। ठीक है, एक बार आप इसको इसमें पढ़ भी लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैरी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर्स प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। इट मेजर्स द स्टोरेज कॉस्ट इन कमोडिटी मार्केट्स। Obviously, storage cost is very high, plus the interest that is paid to finance or carry the asset till delivery, less the income earned on the asset during the holding period for equity derivatives। ठीक है, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई थिंक ये क्लैरिटी आ गई होगी। इसमें एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, आप इसको गो थ्रू जरूर करिएगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। कि इसमें इन्होंने बताया है कि एक शेयर है एबीसी लिमिटेड, एक शेयर है जो कि 100 रुपीज़ है कैश मार्केट में, और एक पर्सन जो है वो बाई करता है, उस शेयर को खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो उसने क्या किया, एक मनी ले लिया 100 रुपीज़, 6% पर एनम के हिसाब से उसने अमाउंट बोरो किया किसी से। एंड सपोज उस का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ था, उस कंपनी ने इन बिटवीन 200% का डिविडेंड दिया, मतलब कि 2 रुपये उससे डिविडेंड आ गए। ठीक है, तो अब उसका 1 साल का कॉस्ट ऑफ कैरी कितना हुआ? 100 रुपये उसने बोरो किए थे 6% के हिसाब से, तो 6 रुपये उसके लग गए 1 साल के। अब बीच में उसको क्या हुआ, 2 रुपये का डिविडेंड मिला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 में से 2 रुपये लेस कर दिया, मतलब 4 रुपये, ये हमारा टोटल अमाउंट लग गया उसमें। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट का क्या मतलब है? एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज के थ्रू अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, मतलब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन वो एक्सचेंज के थ्रू एंटर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज इंश्योर करने के लिए कि काउंटर पार्टी रिस्क कल को ना एग्जिस्ट हो, एक मार्जिन अकाउंट ओपन कराता है जो ट्रेडर्स होते हैं उनका। उस अकाउंट में उनको प्रॉपर अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि कल को डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाए। तो बेसिकली ये अकाउंट कौन ओपन करता है एक्सचेंज के साथ? ब्रोकर ओपन करता है, जो कि एट द एंड फिर अपने जो ट्रेड क्लाइंट होते हैं उनसे वो अमाउंट ले करके देन मार्जिन अकाउंट में इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर अमाउंट डिपॉजिटेड रहे। ठीक है, अब मार्जिन अकाउंट में अमाउंट कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं? एक होता है इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या होता है? किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें जितना अमाउंट रिक्वायर होता है उसको जमा करने के बाद ही हम उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है ब्रोकर, इसको बोलते हैं हम इनिशियल मार्जिन। जैसे सपोज मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब हमें 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो सपोज ब्रोकर एक्सचेंज ने मतलब हमने ये डिसाइड करके रखा है कि 10% आपको आज के टाइम पे डिपॉजिट करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ही। आपको 10% डिपॉजिट करके रखना है, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। एंटर कर जाओगे,
फिर जो भी मार्क टू मार्केट जो भी डिटेल आएगी वो हम आपको डेबिट क्रेडिट करते रहेंगे, लेकिन 10,000 रुपीज़ तो आपको अकाउंट में अपने रखना ही पड़ेगा, मार्जिन अकाउंट में, उसके बाद ही आप एंटर करोगे। ये जो अमाउंट होता है ये फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम इनिशियल मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्किंग टू मार्केट, मार्किंग टू मार्केट, एमटीएम मार्जिन बोलते हैं। देखो एमटीएम मार्जिन क्या होता है कि सपोज मान लो कि मैंने आज के टाइम पे अपना इनिशियल मार्जिन देकर के एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो अगले दिन वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, ठीक है, उसका क्लोजिंग प्राइस हुआ। सपोज क्लोजिंग प्राइस जो है उसके बेसिस पे अगर ब्रोकर ने कैलकुलेट किया और देखा कि ये पर्सन का तो लॉस में है, तो वो क्या करेगा, वो और मार्जिन के लिए कॉल करेगा कि आप लॉस में चले गए, मतलब आपका उतना पैसा खत्म हो गया है, उतना पैसा लेस हो गया है जो मार्जिन अमाउंट आपका डिपॉजिटेड है, और वो पैसा जिसको प्रॉफिट में उसको क्रेडिट कर देगा। तो जिसका पैसा कम हो गया है, अमाउंट जिसका कम हो गया है, उस पर्सन को के अकाउंट में डेबिट मतलब डेबिट होने की वजह से कम हो गया, लॉस की वजह से डेबिट हो गया। ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा उसे लेके आना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। मतलब हमारा डेली बेसिस पे एक्सचेंज में क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे जो भी सेटलमेंट करता है एक्सचेंज, जो भी प्राइस के बेसिस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट या डेबिट होना है, तो वो अमाउंट जो हमें वापस एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा इन केस ऑफ लॉस, ये इसको क्या बोलते हैं हम एमटीएम मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ये ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स ट्रेडेड। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एक एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूंगा कि सपोज मान लो, देखो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन में हैं, एग्जैक्ट उतने अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशन में होंगे, ठीक है। तो कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर को पकड़ लो आप, लॉन्ग पोजीशंस या जितनी भी एग्जिस्टिंग या शॉर्ट पोजीशन जितनी भी एग्जिस्टेड हैं अभी मार्केट में, उनको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट जो होता है ये उसकी डेप्थ को दिखाता है, मार्केट में उसकी डेप्थ को दिखाता है, और उसके हिसाब से उसका डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, मतलब कई लोग प्रेडिक्ट भी करते हैं कि मार्केट का प्राइस, मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे क्या मूवमेंट होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक मैंने अभी टर्म यूज किया फ्रेंड्स, लॉन्ग पोजिशंस एंड शॉर्ट पोजिशंस, ठीक है। लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशंस में कंफ्यूज मत होना। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाइंग की पोजीशन, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलिंग की पोजीशन। लॉन्ग एंड शॉर्ट हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं डेरिवेटिव्स में। ऐसा इसलिए यूज करते हैं कि देखो बाइंग एंड सेलिंग तो स्पॉट मार्केट में हो जाती है, ठीक है। स्पॉट मार्केट में तो एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो हम बोलते हैं हमने खरीद लिया, हमने बेच दिया। फ्यूचर्स में क्या होता है, कुछ परफॉर्म नहीं हुआ है, हमने पोजीशन बनाई है, मतलब पोजीशन बनाई है। लॉन्ग का मतलब हमने बाइंग की पोजीशन क्रिएट करके रख दी। लॉन्ग पोजीशन मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट होने वाला है, किस बेसिस पे, जो हमारी आज की पोजीशन है, मतलब हमने लॉन्ग पोजीशन बना दी। सेम शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाने का मतलब है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है फ्यूचर की डेट का। शॉर्ट सेल, लॉन्ग बाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो होता है ये एक्सचेंजेस अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं टर्म्स कि हम कितने के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसी में सारे बायर एंड सेलर जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं, एंड उसी के हिसाब से सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस, इनिशियल मार्जिन एंड एमटीएम मार्जिन, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ स्टैंडर्डाइज तरीके से कैलकुलेट होती हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंजेस ने स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि उनका स्पेसिफिकेशन ये रहेगा, एंड वो प्रीफिक्स, मतलब पहले ही फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स प्राइस बैंड। प्राइस बैंड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्राइस बैंड का क्या मतलब हुआ कि एक बैंड एक्सचेंज डिफाइन कर देता है कि सपोज आज जो है क्लोजिंग प्राइस किसी कॉन्ट्रैक्ट का सपोज 100 रुपीज है, ठीक है। एक्सचेंज क्या कहता है कि अगले दिन मैक्सिमम उस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में मूवमेंट जो है वो 10% का हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगले दिन जब मार्केट खोलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम अप साइड में 110 रुपए तक हो सकता है, ठीक है, और डाउन साइड में कितना हो सकता है, 90 रुपीज तक आ सकता है, ठीक है।
ये जो क्राइटेरिया मतलब ये चीज़ें जो हैं जो बैंड है ये मतलब 90 से 110 के बीच का, इसको हम बोलते हैं प्राइस बैंड। ये क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है कि प्राइस बैंड डिफाइंड रहने से क्या होता है ना कि जो स्कैम करने वाले बंदे होते हैं वो ना प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर पाते, मतलब वो उनको पता है प्राइस बैंड के अंदर ही प्राइस रहना है। स्पेकुलेशंस में कंट्रोल होता है काफ़ी हद तक। हालांकि स्पेकुलेशन मार्केट में भी काफ़ी जरूरी भी हम बोलते हैं, कई सारे रिसर्च हैं जो बोलते हैं स्पेकुलेशन होना मार्केट में काफ़ी जरूरी है। इससे लिक्विडिटी एंड अनसर्टेनिटी ही मार्केट को काफ़ी लिक्विड बनाती है। तो हालांकि फिर भी ये प्राइस बैंड एक्सचेंज डिफाइन करके रखते हैं एंड प्राइस बैंड के अंदर ही मूवमेंट हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट प्राइस बैंड का क्या मतलब होता है। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, पोजीशंस इन डेरिवेटिव्स मार्केट। ओके, यहाँ पे आ गया आपका लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ओपन पोजीशन, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट है इसमें। नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस, आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशन मैंने आपको बताया बाइंग की पोजीशन होती है। फ्यूचर में हमने कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है, ठीक है, किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हमने बाई किया, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशंस। एंड कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हमने सेल किया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशंस। लॉन्ग अनसेटल्ड बाई पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। फॉर इंस्टेंस, मिस्टर एक्स बाइज 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सेंसेक्स फ्यूचर्स, देन ही वुड बी लॉन्ग ऑन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सेंसेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। सेम इसी का ऑपोजिट है शॉर्ट पोजीशंस। शॉर्ट पोजीशंस का क्या मतलब है? हमने कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, मतलब कोई मिस्टर एक्स ने उसने कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया था, अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट को सेल की पोजीशन बना दी है फ्यूचर में, ठीक है। अब देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन हो गई, लेकिन हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाई है इसके लिए एक अंडरलाइंग एसेट भी तो होना चाहिए। जैसे मान के चलो हमने गोल्ड में शॉर्ट की पोजीशन बना दी, शॉर्ट की पोजीशन मतलब कि हमने सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया है, तो फ्यूचर एक्सपायरी डेट को वो बंदा मुझसे वो गोल्ड बाई करेगा, तो वो गोल्ड मेरे पास होना भी तो चाहिए ना स्पॉट में, तभी तो मैं उसको डिलीवर कर पाऊंगा। अगर होगा ही नहीं तो डिलीवर कैसे करूंगा? फिर तो मैं पूरा ही मतलब स्पेकुलेशन कर रहा हूं। तो अगर सपोज हमारे पास अंडरलाइंग एसेट है ही नहीं, मतलब हमने फ्यूचर्स की कोई ऐसी पोजीशन बनाई है, शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन जो भी बनाई है, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन अगर बनाई तो हमारे पास सपोज किसी शेयर्स में अगर बनाई, किसी शेयर में अगर हमने बना ली, तो शेयर में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स मेरे पास है ही नहीं, मेरे डीमैट अकाउंट में है ही नहीं, और मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो वो शॉर्ट पोजीशन को क्या बोलते हैं? नेकेड, ठीक है। नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। वो एक कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन हुई, और नेकेड बोलते हैं क्योंकि हमने कवर नहीं करके रखा। हमारे पास अगर कल को उस शेयर्स की डिलीवरी देनी हुई तो हमारे पास शेयर्स ही नहीं है, मतलब कि वो नेकेड पोजीशन बना रखी है हमने। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस भी बोलते हैं। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस क्या होते हैं? इसमें देखो दो अलग अलग एक्सपायरी, मतलब एक हमने 1 मंथ एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट में एंड पोजीशन बनाई, एक हमने 2 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के पोजीशन में पोजीशंस बना ली, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड मतलब हमने नियर मंथ वाले में सपोज लॉन्ग हो गए एंड फार मंथ वाले में हमने शॉर्ट हो गए, ठीक है, या नियर मंथ वाले में शॉर्ट हो गए, फार मंथ वाले में लॉन्ग हो गए, बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी जो कि मेरे मन में चल रही है उस टाइम पे, जो भी मार्केट में मूवमेंट है या फिर जो कुछ न्यूज चल रही है, जो भी चीजें हैं उसके बेसिस पे हमने ये पोजीशन बनाई, इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स कैलेंडर स्प्रेड। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग अ पोजीशन। ओपनिंग अ पोजीशन का मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या बाइंग कर लिया या सेलिंग कर लिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग अ पोजीशन, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं। क्लोजिंग अ पोजीशन मतलब कि हमने उसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया? काउंटर पोजीशन बना ली उसी कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब हमने अगर सेलिंग की का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था तो हमने एक बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट करके उस पोजीशन को क्लोज कर दिया, या फिर हमने बाइंग का किया था तो हमने एक सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके उस पोजीशन को क्लोज कर दिया। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग अ पोजीशन एंड क्लोजिंग अ पोजीशन का। अब आते हैं फ्रेंड्स लिमिटेशंस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। हमने फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट के लिमिटेशंस पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी, क्या क्या प्रॉब्लम होती है फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आया था। एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंजेस का इन्वॉल्वमेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ इसके भी हैं लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस जो हैं वो काफ़ी कम है लेकिन हैं, ठीक है। जैसे एक लिमिटेशन उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें क्या है कि इंडिविजुअल टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, स्टैंडर्डाइज है, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, उसी में आपको एंटर करना पड़ेगा एंड उसी के हिसाब से आपको मार्जिन अमाउंट एवरीथिंग आपको बियर करना पड़ेगा।
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बेसिकली हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के डिजाइन में, ठीक है। स्टैंडर्डाइज है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हमें फॉलो करना है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में हमें ट्रेड करना है, उसी में हमें पोजीशन बनानी है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशन, इनिशियल मार्जिन देना है आपको, एम देना है, ये सब चीजें मैनेज करनी है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ जाता है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगा, काफी सारी चीजें ये सब आपको इनकर करनी पड़ेंगी, आरएमएस बिठाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं, आपने फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स दोनों पढ़ लिया, उसके कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे काफी अच्छे से टेबुलर फॉर्म में इन्होंने समझाए हुए हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसको देखेंगे तो और हमें क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। पहला है ऑपरेशनल मैकेनिज्म। फॉरवर्ड्स इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस। फ्यूचर्स क्या होता है, इट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल पार्टीज के बीच में है तो ट्रेड नहीं होता है एक्सचेंजेस पे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंजेस के थ्रू एंटर होता है, पार्टी बायर एंड सेलर तो ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस पे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। टेलर मेड होते हैं फॉरवर्ड्स में टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो पार्टी मिली, उन्होंने अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स किए, क्वालिटी फिक्स किया, क्वांटिटी फिक्स किया एंड देन एंटर कर गए। फ्यूचर्स में क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सचेंज ने स्पेसिफाई करके रखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन सब कुछ मेंशन होता है, उसी के हिसाब से आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है। नेक्स्ट है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिस्ट करती है, जो मैंने आपको बताया कि बायर एंड सेलर जो भी है, आपका सेलर है उसको एक्सपायरी के टाइम पे दिख रहा है कि मार्केट में मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सेम सामान को मैं बेचूंगा, तो वो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकता है, डिफॉल्ट करने का चांसेस हो वो ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, ठीक है। बट एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, काफ़ी लो होता है काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि जो CCL क्लियरिंग एजेंसी होती है एक्सचेंजेस की, वो इंश्योर करती है कि प्रॉपर इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट है एंड प्लस मार्क टू मार्केट प्रॉपर आपका हो रहा है क्लाइंट का, एंड जो जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको अमाउंट भी क्रेडिट हो रहा है उसके अकाउंट में, तो ये इंश्योर करती है, जिसकी वजह से काफ़ी कम होता है काउंटर पार्टी रिस्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लिक्विडेशन प्रोफाइल। लो होता है क्योंकि ये टेलर मेड होते हैं, मतलब ये दो पार्टीज के बीच में हो सकता हो कल को आपको सेम कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी और थर्ड पर्सन को ना सेल कर सको, ठीक है। एक्सचेंज में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होता है, और नेशनलाइज एक्सचेंज होते हैं, नेशनलाइज प्लेटफॉर्म है, नेशनल लेवल का बायर एंड सेलर अवेलेबल है, तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होते हैं, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं। प्राइस डिस्कवरी इनएफिशिएंट होती है, काफ़ी कम होती है प्राइस डिस्कवरी, स्टैंडर्डाइज नहीं होने की वजह से दो पर्सन के बीच में उनके बेसिक्स, उनके आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड हो रहा है। और अगर हम एक्सचेंजेस के थ्रू जाएंगे, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नेशनल लेवल पे बायर एंड सेलर अवेलेबल होते हैं, तो प्राइस डिस्कवरी भी उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया हो जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट्स डिसमिनेशन। क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन में भी पुअर, स्पीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिसमिनेशन इज वीक। मतलब हो सकता हो फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो सकता हो सामने वाले बंदे का कोई लीगल केस फाइल हो गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो गए हो, लेकिन थर्ड जो सेकेंड पर्सन जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसको क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की, ना उसको पता चल रहा है बीच में, ना ही कोई मॉनिटरिंग एजेंसी बीच में जो कि इन सब चीज़ों का ट्रैक रख रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में जाओगे तो एक्सचेंजेस के थ्रू होते हैं, तो हर एवरी बिट ऑफ डिसीजन रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी फास्ट। एक्सचेंजेस ने काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन बना के रखते हैं, एंड कुछ भी रूल क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो एक्सचेंजेस फटाफट कंपनी से मांगते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर कंट्रोल वे में होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फॉरवर्ड्स में बेसिकली करेंसी मार्केट्स होते हैं। हालांकि करेंसी में भी आपका आज के टाइम पे एक्सचेंजेस हैं, करेंसी फ्यूचर्स ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हैं इंडिया में, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बैंक्स के थ्रू फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं करेंसी मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर्स के एग्जांपल, आप देखो कमोडिटी फ्यूचर्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, करेंसी फ्यूचर्स, आपका ये BSE करेंसी का सेगमेंट होता है, इसमें भी करेंसी है, आपका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो भी करेंसी में ट्रेड करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको आई थिंक ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट ऊपर बताया है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम पे ऑफ चार्ट्स के द्वारा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा डिसाइड होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। किसी भी चीज़ में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये देखो हमें कैसे पता चलता है कि हमने सपोज बाई किया अगर वही सामान, और बाई करने के बाद हमने उसे बेचा, तो जो हमारी सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू में से बाई वैल्यू लेस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा किसी भी चीज़ में देखना हो।
सेम ऐसे ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो एक हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पे ऑफ चार्ट्स। पे ऑफ चार्ट्स क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट के प्राइस एंड उसकी जो मूवमेंट हो रही है उसके बेसिस से पे, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसके बीच में कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हो, जो भी हो रहा है, इसके बीच में जो रिलेशन दिखाता है ग्राफ को, उसको हम बोलते हैं पे ऑफ चार्ट्स। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज मान लो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया निफ्टी का जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 10,000 चल रहा है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया 10,500 के, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक महीने बाद निफ्टी का प्राइस 10,500 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये बाई कर लिया। हमने बाई क्यों किया था? कि हमें ये लग रहा था कि निफ्टी का प्राइस 10,500 से भी ऊपर जाएगा, तो हमने बाई का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। हमें वो निफ्टी मिल गई 10,500 में और हमने मार्केट में बेच दी। सपोज 10,500 में हमें मिली और उस टाइम पे 11,000 प्राइस था, तो हमने 11,000 में मिलते ही सेल कर दी निफ्टी। हमें कितने का? 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे होता है? हमने 10,500 का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि हम 10,500 में बाई कर लेंगे उसको, लेकिन एक्सपायरी के दिन निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है? 10,200। मतलब कि हमें 10,200 में मार्केट में मिल रहा है सेम कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमें बाई करना पड़ रहा है 10,500 में। मतलब कि हमें 300 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्लियर है आपको? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम केवल बाइंग के केस में बात कर रहे हैं। मतलब हमने कोई चीज़ बाई की, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, मतलब कि हम उतने में बाई करेंगे। अब हमने बाई कर लिया एक्सपायरी डेट को दिन, तो एक्सपायरी डेट के दिन हमने बाई कर ली, जिस प्राइस पे हमें बाई करना था, एंटर किया, तो उस प्राइस पे बाई कर ली। अब उस डेट को उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस चल कितना रहा है मार्केट में? स्पॉट प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा चल रहा होगा तो प्रॉफिट है। सेल वैल्यू माइनस बाइंग वैल्यू। बाइंग वैल्यू 10,500, सेल वैल्यू आपका 11,500, प्रॉफिट। दूसरा एग्जांपल था कि सेल वैल्यू आपका कितनी हो रही है? 10,200। बाइंग वैल्यू 10,500, सेल वैल्यू 10,200। दोनों लेस करेंगे तो हमारा लॉस आ रहा है, -300 का लॉस। ठीक है, ये आपका हो गया बाइंग के केस में। अब सेलिंग के केस में देखते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, 10,500 को कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। ठीक है, हमारा एक्सपायरी के दिन क्या होता है? एक्सपायरी के दिन क्या हुआ? हमारा जो प्राइस है वो 11,000 हो गया। ठीक है, 11,000 हो गया हमारा प्राइस। हमें सेल कितने में करना पड़ रहा है? जो जिसको भी हमने सेल करना है उसको सेल कितने में करना पड़ रहा है? 10,500 में। मतलब कि हम किसी अपनी चीज को 11,000 में सेल कर सकते थे, लेकिन हमें कितने में देना पड़ रहा है? 10,500 में देना पड़ रहा है। मतलब कि 500 रुपए का हमें लॉस हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको? सेलिंग के केस की बात कर रहा हूँ अभी। इसके पहले हमने बाइंग के केस में डिस्कस किया, अभी हम सेलिंग के केस में डिस्कस कर रहे हैं। अब सपोज हमें 11,000 में बाई करना पड़ेगा एंड देन 10,500 में देना पड़ेगा एक्सपायरी डेट को। ठीक है, बाई कितने में किया हमने? 11,000 में, क्योंकि मार्केट में 11,000 चल रहा था स्पॉट उस टाइम पे, और 10,500 में सामने वाले को देना पड़ेगा। बाइंग वैल्यू कितनी हो गई? 11,000। सेलिंग वैल्यू कितनी हो गई? 10,500। मतलब कि 500 रुपए का लॉस हो गया सेलिंग के केस में। अब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमने सेल किया था उसके केस में। अब दूसरे में देखते हैं। हमने 10,500 में सेल का कॉन्ट्रैक्ट में सेल किया था। अब एक्सपायरी डेट को क्या हुआ? मार्केट में 10,200 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 10,200 में हमने बाई कर लिया निफ्टी, 10,500 में उस बंदे को बेच दिया। बाइंग वैल्यू 10,200, सेलिंग वैल्यू 10,500, हमें 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था, ठीक है, और हमने एक बार कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था, उस केस में डिस्कस किया सेम टर्म्स के साथ, सेम मार्केट स्पॉट एंड फ्यूचर्स के साथ, एंड देन हमने सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। तो हमने देखा कि एग्जैक्ट जितना उसको प्रॉफिट हो रहा था बायर को, उतना ही उस एग्जैक्ट उसी प्राइस पे जो सेलर था उसको एग्जैक्ट उतना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, तो एग्जैक्ट उतने अमाउंट का बायर को लॉस हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पे ऑफ चार्ट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग। जो भी अंडरलाइंग एसेट है जिसका वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है, इसके बेसिस पे पे ऑफ चार्ट्स बनता है, एंड देन उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि देखो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कितना लॉस में जा सकते हैं।
तो देखो फ्यूचर्स में मैं ये बोलूँगा कि लिमिट नहीं होती है प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की लिमिट नहीं है, काफ़ी प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स इज अ फ्यूचर। आपका प्राइस पता नहीं कितना होने वाला है, अचानक से कुछ बढ़िया न्यूज़ आ गई, मार्केट में इकोनॉमी अच्छी हो गई, हमने 6 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है ना उसका। तो प्राइस अगर ऊपर चला गया, हमने बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है उससे कम का, तो प्राइस का लिमिट नहीं है। आपने देखा होगा निफ्टी पहले कितनी थी, 5000 थी, 5000 से आज के टाइम पे निफ्टी कितनी है, 10,000 हुई, 10,000 से आज के टाइम पे कितनी होगी, 12,000 हो गई, 12,000 भी क्रॉस कर चुकी थी। अभी बीच में ये पैंडेमिक आया, देन उसके बाद काफ़ी नीचे गिर गई थी, 9,000 एंड 10,000 के रेंज पे आ गई थी काफ़ी। अभी वापस से रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, वापस से डेरिवेटिव्स में निफ्टी ऊपर जा रही है। तो ये तो निफ्टी हो गई, बट डेरिवेटिव इज अ वाइडर टर्म, मतलब गोल्ड इज ऑल्सो डेरिवेटिव। गोल्ड का प्राइस आप देखो कितना मूवमेंट हो रहा है, 53,000 52,000 पहुंच चुका है गोल्ड का प्राइस। तो डेरिवेटिव्स में ऊपर जाने का लिमिट है नहीं, नीचे जाने का लिमिट नहीं है, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस का स्कोप होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। बुक में आप देखोगे तो लॉन्ग मतलब लॉन्ग पोजिशन पे क्या पे ऑफ बनेगा, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया कर दिया अभी किया आपको, एंड शॉर्ट पोजीशंस के बेसिस पे क्या पे ऑफ चार्ट्स बनेगा, मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आप बुक में कंफ्यूज मत होना लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन देख करके। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाइंग पोजीशन, हम बायर हैं। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलिंग की पोजीशन, हम एक सेलर हैं। और उसके बाद स्पॉट निफ्टी एंड एक्सपायरी के दिन क्या प्राइस रहा मार्केट में, एंड देन उसके बीच का जो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशन होता है अंडरलाइंग एंड स्पॉट फ्यूचर प्राइस के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं पे ऑफ, ठीक है। पे ऑफ चार्ट्स के हम क्रिएट करते हैं। सो गाइज आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आज जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारा सेम चैप्टर का हम दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे, जिसमें मैं आपसे फ्यूचर्स की प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी सेम इसी चैप्टर की, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।